हाँ जी दोस्तों, करते हैं अपना रिवीजन कौन सा स्टार्ट करेंगे सर? इंटरनल ऑडिट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं इंटरनल ऑडिट के। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिट क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देंगे सर। क्या देंगे? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देंगे। किस चीज पे एश्योरेंस देते हैं सर? जो इंटरनल कंट्रोल सर, फॉर एग्जांपल मेकर चेकर का इंटरनल कंट्रोल है कि पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए, ये वाला इंटरनल कंट्रोल से जो भी इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के अंदर लगे हुए हैं उन पर एश्योरेंस देंगे। क्या एश्योरेंस देंगे? कि ये इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है और उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस स्ट्रांग है, तो हम लोग उनका इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखेंगे और उस पर एश्योरेंस देंगे कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये किस लिए? टू इनहेंस दी गवर्नेंस एंड अचीव, जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए, ये इसलिए करते हैं अपन इंटरनल ऑडिट। वेरी सिंपल, मेन मुद्दा इसमें दो ही चीज अपन ने पढ़ी। क्या सर? एक तो रिस्क मैनेजमेंट पे और एक इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस पर हम लोग अपना एश्योरेंस देंगे। कौन देगा एश्योरेंस? इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिट करेगा। कितना सिंपल है सर। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बताइए सर। बहुत सिंपल था, इसमें मैंने आपको कहा था दो बात कभी भी नहीं भूलेंगे। एक तो मॉनिटर करते रहना इंटरनल कंट्रोल, क्या करता? मॉनिटर करते रहना इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट। तो सर इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट की बात तो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ी, वो वहां से याद रहेगी हम लोग को। और कंप्लाई करते रहना लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट कंप्लाई करते रहेंगे सर विद लॉज एंड रेगुलेशंस, तो उसका रिव्यू कर लेंगे। अब एक बात बताओ, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो यहां बस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखोगे क्या? नहीं सर, यहां ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी देखनी पड़ती है, यहां पे प्रोसेसेस भी चेक करना पड़ता है। तो सर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल भी देखेंगे, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। अरे भाई साहब, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन देखोगे तो क्या आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं देखनी पड़ेगी क्या? तो सर हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सर, गवर्नेंस तो ऊपर ही पड़ा। तो सर रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, गवर्नेंस ऊपर ही पड़ा। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन करना है, वो कैसे करते रहना? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल भी करना, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी करना, और अगर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना है तो आपको रिव्यू तो करनी पड़ेगी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। सर एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो इन्होंने दिया है, ठीक है? क्या क्या एग्जांपल दिए? अगर आपको देखना है कि इंटरनल कंट्रोल काम करे तो 3 वे मैच करो। सर आप अगर वेंडर को पेमेंट करते हो तो 3 वे मैच करना। किस चीज का? पहले जो आपको परचेज ऑर्डर आपने दिया था उसको देखो, फिर जो आपका रिसिप्ट ऑफ मटेरियल है, आपने जब एंट्री की होगी, मटेरियल रिसीव और रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एंड वेंडर इनवॉइस, इन तीनों को मैच करके उसी के बाद पेमेंट करना। ये अगर ये सही हो रहा है तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कितना सिंपल बात। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में इन्होंने कहा कि कोई एप्लीकेबल, कोई न्यूली एप्लीकेबल टैक्स रिजीम है तो उसके साथ कंप्लाई होना चाहिए, तो उस चीज का रिव्यू करेंगे। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन ने इन्होंने क्या कहा कि एग्जामिनेशन करना है, फाइनेंशियल भी और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब सेल्स रिकॉर्ड भी देखो, उनकी इंटरनल ऑडिट करो, डिलीवरी रिकॉर्ड्स की भी देखो, कमीशन की भी चेक करो। मतलब फाइनेंशियल भी बोल रहा है और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी बोल रहा है, तो मतलब एक तरह से पूरी सेल्स की ऑडिट बोल दी इसने, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग भी चीजें देखेंगे और फाइनेंशियल चीजें भी देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए इनको अच्छा एग्जांपल देना चाहिए था, पर बेकार एग्जांपल ये दिया इन्होंने कि हम लोग क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई ट्रांजेक्शंस में कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजेक्शन हुआ है उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। यार इंटरनल कंट्रोल की बात हुई है, वो कहां आप कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजेक्शन के बस पीछे पड़े हो, बट ठीक है इन्होंने दे दिया तो अपन वो चेक करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटीज देख लेना, उसका रिव्यू कर लेना। गवर्नेंस में असेसमेंट करेंगे गवर्नेंस प्रोसेस का इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर इंटरनल ऑडिट वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस बताओ ना। मुझे नहीं पता है डिफरेंस। किसी भी यूजर को अगर डिफरेंस जानना है तो मैप्स निकालो और एग्जामिन करो। अगर इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के बीच में आपको डिफरेंस जानना है तो यूजर्स को बोला जाए कि मैप्स निकालो और एग्जामिनेशन करो। मैप्स निकालकर एग्जामिनेशन करके अपना ओपिनियन दो। तो यूजर, एग्जामिनेशन, ओपिनियन, 3 पॉइंट अपने को कभी भी नहीं भूलने हैं, और 4 पॉइंट लिखने तो 4 ही है ना सर। तो यूजर्स क्या करेगा? मैप्स को एग्जामिन करके ओपिनियन दे देगा। और ये इसमें से देखो 3 पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, यूजर, एग्जामिनेशन और ओपिनियन, ये 3 पॉइंट इनके डिफरेंस के लिए। उसके बाद मीनिंग तो कभी भी नहीं भूलते ना, 4 पॉइंट मीनिंग। और मैप्स में देखो एम से मीनिंग, ए से अपॉइंटमेंट, पी से पीरियड, एस से स्टेटस ऑफ ऑडिटर। तो सर इधर आओ, अगर इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा है, तो बोलना हमको नहीं पता। मैप्स देखो, मैप्स देख के क्या करना है सर? यूजर मैप्स देखेगा, यूजर मैप्स देख के एग्जामिनेशन करेगा और अपना ओपिनियन देगा। तो यूजर्स कौन होते हैं सर? यूजर ऑफ रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट के यूजर्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट होता है, और स्टेक होल्डर्स इनका यूजर्स होता है। तो सर यूजर्स क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। सर यहाँ पे ऑपरेटिंग इफिशियंसी देखेंगे और यहाँ पे एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हो तो एक बात बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या एग्जामिन करोगे? उसकी एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर्स एग्जामिनेशन करेगा, मैप्स को देख के एग्जामिनेशन करेगा। तो एम से मीनिंग क्या है सर? ऑनगोइंग ऑडिट है, हर बार, मतलब ये ऑनगोइंग, एक बार तो ऐसा नहीं है कि रुक जाता है इंटरनल ऑडिट, मतलब ये तो पूरा साल भर चलता है। ऑनगोइंग ऑडिट है जो परफॉर्म्ड होता है बाय ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। देखो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसको हेड करता है। वो कैसे कर सकता है? अपनी खुद की टीम बना के कर सकता है, या फिर बाहर से किसी भी फॉर्म या फिर किसी को भी हायर करके उनसे इंटरनल ऑडिट करवा सकता है।
तो रिफर टू ऑनगोइंग ऑडिट फंक्शन जो परफॉर्म्ड होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही परफॉर्म होगी, बाहर तो करनी नहीं है भाई। सेपरेट इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा वो करेगा, क्या सिंपल है। मतलब इसमें इन्होंने, इनका मीनिंग के पास एक ही चीज ज्यादा डिफरेंस के पर्पज से देखे तो ऑनगोइंग ऑडिट है, ठीक है। ऑडिट फंक्शन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट बॉडी। एक्सटर्नल ऑडिट में जो भी परफॉर्मेंस होगा किसका सर, एक्सटर्नल ऑडिट जो स्टेट ऑडिट होती है इंडिपेंडेंट बॉडी ही करेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कभी भी नहीं हो सकती सर। ऑडिट फंक्शन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट बॉडी विद इन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब मेन बात यही है कि वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, एग्जामिनेशन करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देख लो आप, और अगर एग्जामिनेशन करना है तो एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक्सटर्नल ऑडिट में जो मैं आपको पहले बता दिया। तो एम ए से अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर, इंटरनल ऑडिटर का मैनेजमेंट करेगा, और सर इसका कौन करता है, मेंबर्स करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को। तो एम ए, पी से सर, पी से पीरियड, देखो इंटरनल ऑडिट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका अपन को जानना है किस पीरियड में ऑडिट होता है, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक्सटर्नल ऑडिट साल में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता सर। एस से क्या था, स्टेटस ऑफ ऑडिटर। ऐसे देखो इंटरनल ऑडिटर कुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, देखो इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या एम्प्लॉय हो सकता है सर, वो कभी भी मैंडेटरी नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता सर। तो मैप्स देख के अपन क्या करेंगे सर, मैप्स देख के अपन क्या करेंगे, यूजर्स एग्जामिनेशन करेगा मैप्स का और अपना ओपिनियन देगा। ओपिनियन कैसा देगा सर, सर इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर देगा, इंटरनल कंट्रोल पर देगा। और ये किस चीज पे अपना ओपिनियन देता है, ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरे लिए बुरी बात है, इतनी तो आपको पता होना चाहिए, आपके लिए भी बुरी बात है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए लिखा है ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों इसको घबराने की कोई बात नहीं है, जब भी ना आए तो अपने दिमाग में रखना, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस आपसे पूछे तो मैप्स देखेंगे, मीनिंग्स, अपॉइंटमेंट, पीरियड, स्टेटस ऑफ ऑडिटर्स। यूजर्स क्या करेंगे, मैप्स को देख के एग्जामिनेशन करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। प्लीज इसको याद करना, आए तो 4 नंबर कहीं खोना मत। तो सर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंस रहने का, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ऑब्जेक्टिविटी। इन तीनों का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इंडिपेंडेंस किसी से एसोसिएट नहीं होना, इंटीग्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट रहना, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें और अपन डिटेल में प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ते, और आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को भी इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है, ठीक है सर। सर ये इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 है सर, सेक्शन 138 कहां से है सर, वन कंपनीज एक्ट का है। तो सर एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है इन कंपनीज को जो प्रिस्क्राइब किए गए रूल 13 में, नहीं फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 13 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। इन लोगों को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा सर। देखो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है यार, इंटरनल ऑडिटर इंडिविजुअल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप में भी तो हो सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। कोई कंपनी देखो एडवाइजरी या कंसल्टेंसी कंपनीज भी फॉर्म हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट आके आपके इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं सर। किन किन कंपनीज को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा, जिन पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा उनका इंटरनल ऑडिट होगा। तो सर वो लोग कौन है, ये 3 लोग हैं। लिस्टेड कंपनी आंख बंद करके, इनका तो कुछ नहीं सर, ये तो जैसे ही कानून बनता है, कोई भी लॉ बनता है, तो अगर लिस्टेड एंटिटी है तो आंख बंद कर, लिस्टेड एंटिटी वालों के लिए तो पहले बनता है। तो एवरी लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होगा, उनको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी इंटरनल ऑडिटर द्वारा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब लिस्टेड तो देखा, जो पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, उनका क्या करेंगे सर। देखो मैंने आपको एक बात बताया था, ऐसे याद रखना ये चारों पॉइंट। मैं डिपॉजिट करूंगा, डिपॉजिट करके अपना कैपिटल बनाया, डिपॉजिट किया मैंने, अपना कैपिटल बनाया, उसके बाद में तो सर धंधा करना नहीं, पैसे की कमी है तो मैं लोन और बोरिंग लूंगा। तो सर मैंने डिपॉजिट्स लिया और अपना कैपिटल बनाया, फिर मेरे को लगा और पैसे चाहिए तो मैंने आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग ले लिया बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब तो भाई धंधा कर ले, अब तो टर्नओवर कर ले। तो सर डिपॉजिट, सर पेड डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल बाद और पैसा चाहिए, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक, और टर्नओवर। लिमिट सर 25, 50, 100, 200 है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट मोर देन और इक्वल्स टू 25 करोड़ अगर आपका हो गया तो आप पर इंटरनल ऑडिट अप्लाई होगा। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा आप पे इंटरनल ऑडिट अप्लाई होगा। सर आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग, सर किस पर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है मेरे भाई, मेरी ध्यान दे। सर आउटस्टैंडिंग लोन देखो 25, 50, 100, 200 अपने लिमिट अपने को याद है, 25, 50, 100, 200। देखो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 2 200 लिमिट ऐसा है। डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टर्नओवर। ठीक है, देखो ऐसा मैं आपको याद करा रहा हूँ, अभी बाद के लिए कुछ मत छोड़ो प्लीज। तो सर अब एक बात बताओ, 25 हो गया, 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये 100 के इन्होंने ऐसे क्यों लिखा, देखो 100 में 100 करोड़ एक्सीड होना चाहिए, ये नहीं लिखा है कि इक्वल होगा। यहां पे देखा 25 करोड़ मोर देन और इक्वल्स टू 25 करोड़, मोर देन और इक्वल्स टू 50 करोड़ अगर आपका टर्नओवर मतलब यार डिपॉजिट और पेड अप शेयर कैपिटल। ये लोन और बोरिंग में एक्सीड 100 करोड़ क्यों लिखा, अरे लॉ बनाने वाला इंडियन है यार,
अगर 100 रुपए की बात आएगी तो वो 100 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 101 दो, 111 दो, 121 दो, 151 दो। कहीं पे भी अपन ने देखा अगर जहां पे भी 100 की बात आए तो सबसे पहले हम लोग, इंडिया का कल्चर है 101 करते हैं, तो वैसे यहाँ पे 100 की बात आई तो 100 नहीं, 100 से ज्यादा, तो 100 एक्सीड करना है। बस याद रखना 100 अगर है अपना इंडियन है, अपन का क्या है, भावना इमोशन है अपन का, बस ऐसे ही है। नहीं ऑडिटर है ठीक है, लॉ है ठीक है, बट जैसे ही 100 आया हमारा इमोशन जाके हमने बोला 100 नहीं, इससे कुछ ज्यादा करो, तो हमने एक्सीड कर दिया 100 करोड़। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा हुई। आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक या पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा होगा तभी अप्लाई होगा इंटरनल ऑडिट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे। और टर्नओवर में 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा। अब एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और लोन किसी भी समय, किसी भी मोड, किसी भी पॉइंट पे हुआ, आप पे इंटरनल ऑडिट अप्लाई। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप पे ये लिमिट आई, आप इंटरनल ऑडिट अप्लाई होगा। पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर ये है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या अगर ड्यूरिंग द इनका ये क्या देखा जाएगा, पूरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका पेड अप शेयर कैपिटल देखा जाएगा और टर्नओवर देखा जाएगा। अगर 50 करोड़ से ज्यादा आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो गया इक्वल्स टू या मोर देन, या फिर टर्नओवर आपका 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब आपका अप्लाई हो जाएगा क्या सर, इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन कि आपको इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सर आपने एक चीज देखी क्या, देखो टर्नओवर को एक दिन का थोड़ी होता है, पूरे साल का मिला के होता है ना। टर्नओवर कम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर कोई डिपॉजिट है, आउटस्टैंडिंग लोन है, अगर उनको लास्ट डे अपन ने पेमेंट कर दिया तो कम हो गया, उन पर लिमिट अप्लाई नहीं होगा, तो वैसा नहीं हो, तो वो जैसे ही आपने टच किया डिपॉजिट और लोन आप पे अप्लाई हो जाएगा। किसी मोड पर आप किसी भी साल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने 25 करोड़ अपना टच कर दिया डिपॉजिट, आप पे अप्लाई, ठीक है। लोन आपने टच कर दिया, 100 करोड़ से एक्सीड कर दिया तो आप पर अप्लाई की। 100 करोड़ वाली तो मैंने आपको बता दी ना कहानी क्या है, तो 100 करोड़ एक्सीड होना चाहिए। तो ये अगर एक्सीड हो गया 25 करोड़ जैसे ही टच हुआ, अप्लाई इंटरनल ऑडिट। लेकिन टर्नओवर तो यार पूरे साल का देखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये अनलिस्टेड होगा। सर प्राइवेट का क्या होगा, ये भी बता दो हमको। अरे प्राइवेट का कुछ नहीं है, जो दो मैंने यहाँ पे कलर किए हैं शौक से नहीं किए हैं, ये दोनों को कॉपी पेस्ट कर देना, आपका कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ से एक्सीड हो गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा हो गया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आप पर अप्लाई हो जाएगा इंटरनल ऑडिट। वेरी सिंपल, वेरी इजी सर। कौन बन सकता है इंटरनल ऑडिटर, मैं बन सकता, हाँ सर। सीए बन सकता, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता, हाँ सर। मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्या मैं बन सकता सर, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, आप बन सकते हो इंटरनल ऑडिट। सर एक लाइन मैंने बहुत हाईलाइट की है इसमें, अगर उन लोग को मैंने रेड किया, रेड से हाईलाइट किया, तो इनको येलो से अलग से ऐसा हाईलाइट करने की क्या जरूरत पड़ी। कोई ऐसी अदर प्रोफेशनल्स जो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इनको इंटरनल ऑडिटर रखेंगे और इनसे कंडक्ट कराएंगे इंटरनल ऑडिट, तो भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज पर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर शैल बी अदर सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, जो अगर प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई भी अदर प्रोफेशनल बॉडी जो बोर्ड डिसाइड करेगी जिसके लिए इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, उनको भी अपन अपॉइंट कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है अपने क्वेश्चन बैंक में। इंटरनल ऑडिटर आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है और आपका एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर मैंडेटरी आपका एम्प्लॉय नहीं होगा, ये अपन ने पढ़ा। सर अपने को स्टैंडर्ड बनाना है, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बनाना है, तो एक काम करो, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बनाना है तो इसके लिए बोर्ड बना दो। तो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया, तो ये क्या बनाएंगे सर, ये बनाएंगे SIA, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। क्या बनाएंगे, SIA। सर अगर वो लोग ऑडिट करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट बनाते हैं, अगर इंटरनल ऑडिट करेंगे तो SIA बनाएंगे, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ICAI ने स्टैब्लिश कर दिया इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। गाइडेंस नोट भी बना लेंगे, कोई अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, कोई अदर चीजें है तो वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम क्या होगा सर, ये रिव्यू करेंगे, कंटिन्यूअसली अपडेट करेंगे, ये रिव्यू करेंगे और कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहेंगे स्टैंडर्ड्स को, गाइडेंस को और नोट्स को। वेरी सिंपल, वेरी इजी, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का भी कोई जरूरत नहीं। सर आपको अचीव करना है अपना ऑब्जेक्टिव, इंटरनल ऑडिटर्स को अचीव करना है अपना ऑब्जेक्टिव, तो कौन सी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करनी है। सर अगर आपको एक्टिविटीज देखनी है कि जिससे आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ, तो ये नीचे दी गई हुई एक्टिविटीज अपने को परफॉर्म करनी है, ठीक है। सुनो मेरी बात, कौन सी एक्टिविटीज है, इधर आओ। SIA 210, सर SIA स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट बात करता है मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर किसी को स्टैंडर्ड नहीं याद रहता है, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट वाला, दिमाग को जोर नहीं देना, कूल लोग, कोई टेंशन नहीं है, ऑडिट वाला याद कर लो कि मेरी तरफ से बहुत है, ठीक है। तो एज पर SIA 210 मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, अगर उनका कोई ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए। आपको भी अगर पास होना है तो आपके वो कुछ एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करके आपको ऑब्जेक्टिव अटेंड करना है। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को भी कुछ अपना ऑब्जेक्टिव, जो भी इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या है सर ऑब्जेक्टिव,
इफेक्टिवनेस देखनी है उनको इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पे। तो अगर आपको ये चीज चेक करनी है, ये चीज करनी है, आपको इंटरनल ऑडिट करनी है, तो आपको कुछ एक्टिविटीज तो करनी पड़ेगी ना, कि जिससे आप अपना ऑब्जेक्टिव परफॉर्म और अचीव कर पाओ। तो क्या सर क्या है क्रिटिकल एक्टिविटीज, तो मैंने आपको बताया था। एक बार दिमाग याद रखना, ऐसा मुंह याद रखना, दोनों हाथ याद रखना, आपको सारे पॉइंट्स लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इधर आओ पहले। तो एक्टिविटीज कौन सी है पहले दिमाग में बताओ। प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी क्या है ये देख लो। उसके बाद अपने आंखों से देखो, ओवरसी और मॉनिटर करो, ठीक है। और तीसरा सर अपने मुंह से बोलो सर क्या करना है सर। तो इधर आओ पहले, इधर आओ, पहले दिमाग की बात करते हैं। पहले क्या करना है आपको, डिफाइन करना है प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन पीरियोडिक बेसिस। क्या करना है, डिफाइन करना ओवरऑल प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी। क्या करना है सर, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, आप डिफाइन करो। दिमाग में पहले जाओ सर, अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, स्कोप बनाना पड़ेगा, कौन से मेथड यूज करेंगे ये बनाना पड़ेगा। तो ये डिफाइन कर दो। ये डिफाइन करने के बाद में आप आंखों से देखो, क्या करोगे सर, आप ओवरसी करोगे, ओवरसी एंड मॉनिटर करोगे। आप क्या करोगे, ओवरसी और मॉनिटर करोगे। क्या करोगे, वेरियस ऑडिट असाइनमेंट, जो ऑडिट असाइनमेंट्स चल रहे हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग, उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है ना, तो आप क्या करोगे सर, ओवरव्यू करोगे, ये देखोगे। यहाँ पे क्या था सर, अपना ब्रेन था, अपना ब्रेन था, दिमाग। अब देखा अपन ने, तो अब एक हाथ से क्या करेंगे सर, अपन एक हाथ से एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे सर, एक्वायर, वो प्रोफेशनल स्टाफ, टैलेंट और अदर रिसोर्सेज एक्वायर करेंगे, प्लान करेंगे, एक्वायर करेंगे, एंगेज करेंगे और उनको रिव्यू करते रहेंगे। पहले प्लान किया कि कौन से प्रोफेशनल स्टाफ, टैलेंट और रिसोर्सेज चाहिए, फिर उनको एक्वायर किया, फिर उनको इंगेज किया, फिर वो काम ढंग से कर रहे कि नहीं कर रहे, इसके लिए मैं रिव्यू करूंगा। तो प्लान, एक्वायर, इंगेज एंड रिव्यू, क्या, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इनका परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट किन लोग का सर, और प्रोफेशनल स्टाफ, टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज। तो वेरी सिंपल, कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है टू अटेन या टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। पहले डिफाइन करो प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है, मेथड्स क्या क्या होंगे। उसके बाद देखो ओवरसी एंड मॉनिटर करो, कौन से ऑडिट असाइनमेंट चल रही है, उनकी प्रॉपर प्लानिंग, रिपोर्टिंग और सर उनका क्लोजर हो रहा है ना ढंग से। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला एक हाथ से आप क्या करना ना, एक्वायर कर लेना। क्या करना सर, क्या क्या एक्वायर करोगे, प्लान करना पहले, फिर एक्वायर करना, फिर इंगेज करना, फिर रिव्यू करना। प्लान, एक्वायर, इंगेज एंड रिव्यू प्रोफेशनल स्टाफ, टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज। उसके बाद में सर एक तो हो गया अपने ये लोग जो क्या अब जो काम करेंगे, पर एक्सपर्ट की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे हाथ से एक्सपर्ट को बुलाना, दूसरे हाथ से। तो एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए पहले ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर सोर्स करेंगे, फिर इंगेज करेंगे। इसको रिव्यू करेंगे, क्या बड़ा आदमी नहीं, इसको मैनेज करेंगे। तो आइडेंटिफाई, सोर्स, इंगेज, मैनेज। तो सर पहले क्या था, प्लान करेंगे, एक्वायर करेंगे, इंगेज करेंगे और रिव्यू करेंगे, किसका, हमारे स्टाफ और अदर रिसोर्सेज का। लेकिन अगर यहाँ एक्सपर्ट की बात हो रही है तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एक्सपर्ट को अपने को जरूरत है, सोर्स करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को या कोई टेक्निकल सॉल्यूशन। फिर मैंने बोला था मुंह से क्या करेंगे सर, कम्युनिकेट करेंगे, सबको बताएंगे। क्या बताएंगे सर, कम्युनिकेट एंड इंगेज विद ऑल द की स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेट करेंगे और सारे की स्टेक होल्डर्स जो इंटरनल ऑडिट में हमारे हैं, की स्टेक होल्डर्स, तो रिगार्डिंग दी उनको बताएंगे क्या प्रोग्रेस और जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया कि नहीं किया। तो आप इसके 5 पॉइंट ही अपने को याद करना है, छठवां अगर आप छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो आपकी मर्जी। डिफाइन करो प्लान, स्कोप, क्या स्कोप बनाया, कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो आपने प्लान, स्कोप, मेथोडोलॉजी आपने ये पहले डिसाइड किया। फिर क्या करोगे, ओवरसी और मॉनिटर करना, क्या सर की ऑडिट असाइनमेंट जो है उनकी प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। आप सबने ये कॉपी में बना लिया होगा सर। उसके बाद में क्या है सर, एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल एक्सपर्ट। देखो मैंने एक हाथ बनाया था, मैंने कहा था कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट करेंगे। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, उसको हायर करेंगे एक हाथ से, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सोर्स करेंगे, इंगेज करेंगे, मैनेज करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे। प्रोफेशनल स्टाफ, टैलेंट और अदर रिसोर्स को प्लान, एक्वायर, इंगेज, रिव्यू करेंगे। और दूसरा सर क्या है, कम्युनिकेट कर देंगे सारे स्टेक होल्डर्स को किस चीज के बारे में, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं अगर आपने लिखा नहीं है तो भी, ठीक है। आ जाओ। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सर आप बताओ ना सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल ऑडिटर आया उसकी जिम्मेदारियां बताओ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सिंपल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बस मतलब सर विद रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शन, देखो क्वेश्चन ऐसे दिया था, मैंने भी वही लैंग्वेज मेंटेन किया। विद रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर आई, इंटरनल ऑडिटर ए, ऑडिटर। तो सर आई आई आई, सर आई आई ए ए, 3 आई 3 ए, यही आपकी मेमोरी टेक्निक है, बहुत सिंपल है। अरे ऑपरेट करना है इंडिपेंडेंटली, अकाउंटिंग स्टाफ के साथ काम नहीं करने है, आप उनको चेक करने हैं। तो टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ एंड मस्ट नॉट डाइवेस्ट, उन लोग अगर कोई आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो काम मत लेना, मस्ट नॉट डाइवेस्ट विद एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड अपॉन हिम। तो नॉट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, एक आई इंडिपेंडेंटली। सर अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो एंजॉय योर इंडिपेंडेंट स्टेटस, तो एट ऑल टाइम यू मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। और मेरे भाई ए इंटरनल ऑडिटर, कोई भी ऐसे काम में इन्वॉल्व मत होना। कौन से काम में, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। अगर एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आपको
कर रहे हो, जो एग्जीक्यूटिव वाले काम कर रहे हैं, आप इंटरनल ऑडिटर, आपको एश्योरेंस देखना है, इफेक्टिवनेस देखनी है, एश्योरेंस देना है, इफेक्टिवनेस देखनी है, बतानी है किस चीज के बारे में, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। आप ये क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के काम कर रहे हो, अगर करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव आउटलुक जो भी है वो सर ऑब्सक्योर्ड हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा, आपका जो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इतना भी लिखोगे, आई से इंडिपेंडेंट रहने का, to operate independently of the accounting staff, you must enjoy your independent status, not to involve in the performance of executive function। बस काम खत्म, 3 पॉइंट खत्म। उसके बाद सर क्या है, इंटरनल ऑडिट करने आए हो, इंटरनल ऑडिटर हो, जो सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन लगा रखा है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, उसकी असर्टेन करो एडिक्वेट। तो टू असर्टेन एडिक्वेसी मतलब देखना है कि वो एडिक्वेट है नहीं, तो टू असर्टेन एडिक्वेसी ऑफ क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय कंटिन्यूअस, कैसे एडिक्वेट है कि नहीं है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, रिसिप्ट डिस्बर्समेंट का प्रोसेस क्या है, और आपका अप्रोप्रिएट मतलब आप प्रोवाइड कर रहे हो ना एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो एक से क्या था सर, एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ना हमारी कंपनी में, कैसे देखोगे सर, वो कैसे चेक करोगे, कैसे असर्टेन करोगे सर, बाई कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, और उसके बाद में टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, की आपका एसेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब थेफ्ट, ऐसे 240 में अपन पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया प्लीज रिवीजन वीडियोस देख लेना। टू ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशन, जो फैक्ट्स एंड सिचुएशन है वो देखेंगे, पर ठीक है अपना ए से चलना चाहिए, तो ए से क्या क्रिटिकली अप्रेज करेंगे, मतलब एसेस करेंगे, यार इंटरनल ऑडिट करने आए तो पॉलिसीज तो देखेंगे ना जो मैनेजमेंट ने बनाई है, और अगर उसमें कुछ डिफिशियंसी है तो बोलेंगे इधर देख, मतलब टू ड्रॉ अटेंशन टू एनी डिफिशियंसीज, वेरी सिंपल वेरी इजी। और सर क्या, टू एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट होंगे क्लोजली और उसके साथ काम करेंगे, और कीप नॉलेज, अपना नॉलेज अप टू डेट रखेंगे किसी चीज के बाय बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट अकरेंस एंड इवेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस। सुनो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है या फिर कोई अकरेंस हो रहा है ऐसे इवेंट्स या ट्रांजेक्शंस का जिससे हमारे धंधे को फर्क पड़ रहा है, उसके लिए भी हम लोग अप टू डेट रहेंगे। तो सर ए से क्या है, सर ए से एसोसिएट है, ए से क्या है सर, आपको अप्रेज करना है वेरियस पॉलिसीज जो मैनेजमेंट ने बनाई, अगर कोई डिफिशियंसी है वो बतानी है, और एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आई से यू मस्ट एंजॉय योर इंडिपेंडेंट स्टेटस, आपको ऑपरेट करना है इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और आपको अकाउंटिंग स्टाफ के साथ नहीं काम करना है, आपको क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंटली आपको ऑपरेट करना है, टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ। वेरी सिंपल, आई ए, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। प्लीज याद करना, 4 नंबर आएगा तो लेना है, बस छूटना नहीं चाहिए, जैसे ही दिखे गोली मार देना। तो सर उसके बाद में स्कोप बताओ, स्कोप मतलब अगर आप इंटरनल ऑडिट करने गए हो तो उसके अंदर कुछ चीजों का रिव्यू करोगे, तो जो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर कौन से एरिया का रिव्यू करता है, सर स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क इंक्लूड रिव्यू ऑफ, ये इन सारी चीजों का रिव्यू है। पहले जब गए आप इंटरनल ऑडिट, पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो, डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम देखा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते अंदर गए तो इंटरनल कंट्रोल और कुछ एसेट्स देखे होंगे, कुछ इंटरनल कंट्रोल और कुछ एसेट्स देखे होंगे। क्या देखे होंगे सर, कुछ इंटरनल कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम और प्रोसीजर्स, और एसेट्स देखा तो मतलब उसका एसेट्स पे कोई संभाल भी रहा होगा ना, कस्टोडियन एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। उसके बाद इतनी सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस तो कंपनीज में मिलते ही हैं, तो उनके साथ कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करेंगे, और जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स बना के बड़े बड़े पोस्टर्स चिपका रखे हैं वो उनके अकम्प्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखेंगे। ये स्कोप में सारी चीजें, इन सारी चीजों का रिव्यू होगा। सर जो इन्फॉर्मेशन से आप ऑडिट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंस मतलब रिलेवेंट है ना, और रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दी है ना, इस पर रिलाई कर सकते हैं ना, और सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सर ये क्या है, देखो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क, जो इंटरनल ऑडिटर का वर्क है वो इन सारी चीजों का रिव्यू करेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अंदर गया तो इंटरनल कंट्रोल देखा, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स देखा, कुछ एसेट्स देखे तो कस्टोडियन एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। सर इतनी सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स रेगुलेशंस बने हैं तो कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, ये जो पोस्टर चिपका रखे हैं उस पे ऑब्जेक्टिव मिशन विजन लिखते हैं ना, तो वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपने अकम्प्लिश किया कि नहीं, जिससे आप ऑडिट करोगे जिस इन्फॉर्मेशन से वो रिलेवेंट और रिलायबल होनी चाहिए, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है ना कंपनी में। वेरी सिंपल, आपको 4 पॉइंट लिखने, और इस पे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे सेपरेट क्वेश्चन बना देते, और अगर 4 पॉइंट आए तो आप 4 पॉइंट आराम से लिख भी सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, कस्टोडियन एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लाई विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप लिख सकते हो पूरा। और देखो अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले 4 पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन भी किया कि ये लाइन आप एग्जाम में लिखना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का तो पूरा नीचे लिखा है, उसके लेके अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में क्या देखोगे कि डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, भैया उसका इंटरनल कंट्रोल सही से डिजाइन
डिजाइन है ना, और वो ऑपरेट कर रहे हैं ना इफेक्टिवली, वेरी सिंपल। उसके बाद में रिव्यू में आप कंसीडर कर देना इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी है। तो रिव्यू शुड कंसीडर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू मिनिमाइज इंटरनल ऑडिट रिस्क। अगर देखो क्या है, मिनिमाइज करना है इंटरनल ऑडिट रिस्क, मतलब इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, जो ऐसे 200 में पढ़ चुके हैं, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में क्या देखना है आपको, डिजाइन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखना है। रिव्यू में आपको लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी कंसीडर करनी है, और अगर कोई इंटरनल ऑडिट रिस्क है तो उसको मिनिमाइज करना है। तो आप ये 3 पॉइंट लिख देना। डिजाइन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखनी है, किस चीज की सर, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रिव्यू शुड कंसीडर द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और मिनिमाइज करना है इंटरनल ऑडिट रिस्क, यही इंटरनल ऑडिट का काम है। तो जो सर कस्टडी और सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स की बात है, तो एसेट वेरिफिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट वेरिफिकेशन, और एसओडी मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ना इन प्लेस। अगर किसी को नहीं पता एसओडी क्या होता है, प्लीज नोट डाउन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, रेगुलेशन है, उसको उसमें आइडेंटिफाई करनी है वीकनेस, और अगर कोई रिमीडियल एक्शन है जिससे वो मतलब उसे सुधारा जा सकता है, वो रिमीडियल एक्शन उनको सजेस्ट करना है। सर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सर जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स है ना आपके को पेपर पे लिख लो कि भाई साहब अगर 300 का पेपर आता है तो 200 चाहिए अपने को, सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड एंड अटेनेबल, ऐसा होना चाहिए। 300 में से तो नहीं लिख सकते ना, 400 आएंगे ठीक है। तो आप क्या करना सर, ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट करो, और ऐसा होना चाहिए जो अटेंड किया जा सकता है, और एक्सप्रेस कर दो क्वांटिफाइबल टर्म्स में, मतलब उसको क्वांटिफाई कर दो। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होना चाहिए। ये सारी चीजें रिव्यू में इंक्लूड होगी। तो रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रिव्यू करेंगे। अपने हाथ से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, सीए राकेश ऑडिट क्लासेस का, उसके अंदर सीए राकेश ही सीईओ सीएफओ है, उसके बाद में एक डिस्पैच डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। सच बोलो तो सब कुछ मैं ही देखता हूँ। तो सर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अपन ने ये देखा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फिर मैंने एक छोटी कहानी और बताई कि मेरी एक ब्रांच ऑफिस जयपुर में, जो कि नहीं है। तो सर सीए राकेश ऑडिट क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो कैसे ये ऑपरेट करते हैं, जैसे इनके कौन कौन लोग काम करते हैं, कौन कौन इनके अंदर काम कर रहे हैं, वो देखो। सीए राकेश से सीयूएफओ है, सीईओ है, डिस्पैच डिपार्टमेंट में एबीसी काम कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिस्टर वाई के हाथ में, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट जेड के हाथ में, ब्रांच ऑफिस जयपुर में। इसको देखा तो आपको क्या लगा, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिंपल एंड इकोनॉमिक होना चाहिए। जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे तो आप ये रिव्यू करोगे क्या कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सिंपल और इकोनॉमिकल है। और अगर आपकी कोई ब्रांच ऑफिस पे है तो आप ब्रांच ऑफिस पे है तो आपको देखना है जो आपके हेडक्वार्टर पे बंदे हैं और जो आपके ब्रांच ऑफिस पे बंदे हैं उस पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जो काम हो रहा है उस पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3, डू नॉट ओवरलैप बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हेडक्वार्टर एंड द ब्रांच ऑफिस, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे सर मैंने आप डिस्पैच डिपार्टमेंट बनाया, डिस्पैच डिपार्टमेंट मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी बनाए। तो अगर आपने देखा होगा मिस्टर एक्स इस डिस्पैच डिपार्टमेंट के हेड है, तो मैंने इन क्या कर दी, सारी एक्टिविटीज ग्रुप कर दी। एक्स को कौन सी एक्टिविटीज दे दी सर, सारी वाई को कौन सी एक्टिविटीज दे दी, जेड को कौन सी एक्टिविटीज हेड कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज मैंने ग्रुप कर दी जो ए बी सी करेंगे। और फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, मतलब इन ए बी सी के ऊपर कोई मैनेजरियल कंट्रोल भी है, तो एक्टिविटीज आर ग्रुप फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। तो ये जो एक्टिविटीज करेंगे डिस्पैच रिलेटेड, इनका सर क्या मैनेजरियल कंट्रोल है, जो डिस्पैच डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स हेड करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद में रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, ये वर्ड का मतलब ये होता है कि एक सब मतलब एक जो बंदा हेड होता है वो कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। ये इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद में मिस्टर सी है सर, मिस्टर सी भी बोलेगा ना सर कि मैं आज मैनेजर बनने का मैं सपना देख रहा हूं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या है ये भी आपको रिव्यू करना है। इधर आओ सर, आपको एग्जामिन करना है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल है। उसके बाद में एक्टिविटीज ग्रुप होनी चाहिए मैनेजरियल कंट्रोल में। आप ये देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजरियल स्टाफ की हेडक्वार्टर पर है और जो ऑपरेटिंग यूनिट्स है वो ओवरलैप तो नहीं कर रही, जो ब्रांच यूनिट है मतलब ऑपरेटिंग यूनिट्स है तो वहां पर ओवरलैप नहीं कर रही है। और जो रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल देखना, रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल में मैंने कहा था कि एक एग्जीक्यूटिव कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है, ये एग्जामिन करना है आपको। सर आपको देखना है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या है इंटरप्राइज में। अगर आपके दिमाग में वो फोटो बन गई तो ठीक है, नहीं बनी है तो फोटो अपने याद से एक बार बनाना, अपने को सारे पॉइंट याद रहेंगे। परफॉर्म करना है इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट आपको परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ऑब्टेन करना है पिक। ऑब्टेन करना आपको पिक, पिक मतलब सर एक सेकेंड, ऑब्टेन करना है पिक एंड रिपोर्ट। सर ऑब्टेन पिक एंड रिपोर्ट टू परफॉर्म इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स, ये सारे स्टेप्स दिए हैं कि आपको इस हिसाब से 5 स्टेप्स दिए हैं, ऐसे आपको इंटरनल ऑडिट करनी है मेरे बच्चों। क्या करनी है सर, आपको ऐसे इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करनी है। तो जब आप इंटरनल ऑडिट करने गए हो तो सर आपको क्या दिए हैं सर, 5 स्टेप्स दिए हैं। मेमोरी टेक्निक लिखो प्लीज। ऑब्टेन, ऑब्टेन क्या सर, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑब्टेन क्या करना है, पी आई और सी। अगर आपने ऑब्टेन कर ली पिक और उसके बाद रिपोर्ट कर देना, तो सर यहाँ पे रिपोर्ट, ऑब्टेन पिक एंड रिपोर्ट। सर ऑब्टेन से क्या करेंगे सर, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। सर जो नॉलेज और बिजनेस ऑफ एनवायरनमेंट है वो अपन ऑब्टेन करेंगे। वो कैसे करेंगे सर, एक बार देखते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं, मैंने ज्यादा इस पे
ठीक है, मोर टेक्निक मैंने बताई थी, आप प्लीज लिख लेना। ठीक है, ऑब्टेन पिक एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑब्टेन करेंगे नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड एनवायरमेंट। सर ये बिजनेस के बारे में और उसके एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज कैसे आएगा? पहले मीटिंग करो ना स्टेक होल्डर्स के साथ, बीओडी के साथ, की मैनेजर पर्सन के साथ, और ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग उनके साथ। जब मीटिंग करोगे, कंडक्ट मीटिंग विद की स्टेक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनवायरमेंट, उसका ऑपरेशन, उसका विजन, उसका मिशन, और टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है इस ऑडिट से, ये देखो। उसके बाद ऑब्टेन करो वेरियस बिजनेस डॉक्यूमेंट, एसओपी सर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाए होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा। एनुअल स्टेटमेंट्स में कितनी सारी चीजें हम लोग खुद रिसर्च करते समय देखते हैं। तो ऑब्टेन करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस बिजनेस डॉक्यूमेंट लाइक एसओपी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीटिंग कर लो की स्टेक होल्डर्स के साथ, बीओडी के साथ, केएमपी के साथ। आपको बिजनेस एनवायरमेंट, धंधे के, उसके ऑपरेशंस के, उसके विजन के, उसके मिशन में और उसकी उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और सर जो भी रेगुलेटरी लैंडस्केप आप या फिर जो भी लॉज एंड रेगुलेशन आप पर अप्लाई हो रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लो। कितने सिंपल पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स। तो सर आप क्या करोगे, ऑडिट प्लानिंग परफॉर्म करोगे। इसमें ना SIA 310 की बात की है। SIA 310 किस चीज का होता है सर? आपको प्लानिंग करना है इंटरनल ऑडिट का असाइनमेंट। ठीक है, तो आपको पहले अगर नहीं याद आता है प्लानिंग इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट का स्टैंडर्ड, आप लिख दोगे प्लान ऑडिट एंगेजमेंट एज पर दी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लान ऑडिट एंगेजमेंट एज पर दी स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, प्लानिंग इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट 310 के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट की बात में। तो उसमें आप क्या करोगे, ऑडिट स्कोप बनाओ। और ऑडिट स्कोप अप्रूव कौन करेगा? ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, वरना ऑडिट कमेटी ही आपका स्कोप अप्रूव करती है। एक बार अप्रूव हो गया तो अपना डिटेल प्लान सबके साथ शेयर कर दो। केएमपी के साथ, जिन मैनेजमेंट के साथ आप ऑडिट करने जा रहे हो उन सबके साथ क्या कर दो, डिटेल्ड ऑडिट प्लान शेयर कर दो। इंटरनल ऑडिटर मस्ट शेयर डिटेल्ड ऑडिट प्लान विद केएमपी, और प्लान कर लो इन एडवांस द डिटेल शेड्यूल किस चीज का, इंटरनल ऑडिट का, कि इस डेट को हम ऐसे ये वाले एरियाज कवर करेंगे, वो प्लान करके उनको इंटीमेट कर दो। मीटिंग्स कंडक्ट करो, ओपनिंग मीटिंग्स किसके साथ कंडक्ट करनी है, जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और डिटेल्ड वर्क प्लान बनाओ। जो अप्रूव, जो डिटेल वर्क प्लान कौन बनाएगा सर? डिटेल्ड वर्क प्लान बनाएंगे आपके ऑडिट मैनेजर्स। क्या कौन बनाएंगे सर? डिटेल्ड वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय ऑडिट मैनेजर्स। और अप्रूव कौन करेगा? जो इंटरनल ऑडिट का हेड होगा या फिर चीफ इंटरनल ऑडिटर होगा, वो उसको अप्रूव करेगा। तो ऑब्टेन पिक, ऑब्टेन में करेंगे सर क्या, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एनवायरमेंट। परफॉर्म क्या करेंगे, ऑडिट प्लानिंग। पी से परफॉर्म, पी से प्लानिंग, तो परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग। उसके बाद में आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गैदर करो। ऑडिट करोगे तो इन्फॉर्मेशन की पे ऑडिट करोगे ना सर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसी के बाद में अपन ऑडिट करते हैं। तो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म चेक। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन करो और चेक करो टू इंश्योर द करेक्टनेस, वो सही है, और इंटीग्रिटी मतलब वो सही, करेक्ट मतलब एकदम एक्यूरेट है, उसमें गड़बड़ नहीं है। इंटीग्रिटी मतलब वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, उसमें कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हुई हो। ठीक है, तो ऑब्टेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म चेक टू इंश्योर द करेक्टनेस, मतलब ये सही है और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हुई है जो इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की है। टू एक्सटेंड, जितना पॉसिबल हो सके इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डायरेक्टली एविडेंस या डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। तो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स, वो खुद ही सोर्स से जाके इन्फॉर्मेशन लेगा। अगर सोर्स से नहीं लेगा तो बीच में छेड़छाड़ हो सकती है और उसकी इंटीग्रिटी नहीं रहेगी फिर। तो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म द चेक to ensure correctness and integrity of the information to the extent possible. Internal auditor must obtain the information directly from the source. Adequate planning होनी चाहिए और advance intimidation threat, वो intimidation threat जो अपन अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स का वो निकल गया। सुनो सर, एडिक्वेट प्लानिंग बनाओ। एडिक्वेट प्लानिंग बनाने के बाद एडवांस इंटीमेट कर दो कि भैया हम इस, अगर कोई हमको इंटरिम इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग एडवांस इंटीमेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैदर करो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद चेक करेंगे, परफॉर्म उस पर चेक करेंगे। परफॉर्म चेक्स, क्या चेक्स करेंगे सर? कि ये इंश्योर करो कि ये करेक्ट है और इंटीग्रिटी मेंटेन हो और इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स हम लोग को ऑब्टेन करनी है। एडिक्वेट प्लानिंग बनाओ। और अगर आपको कोई एडवांस इंटीमेशन देनी है, इंटीमेशन देनी है, मतलब अगर आपको कोई इंटरिम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका आप एडवांस इंटीमेशन, ठीक है, एडवांस में इंटीमेट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंटीमिडेशन वाला थ्रेट बाद में दिमाग में आ जाता है। इससे पहले वही रिकॉर्ड किया था आज, इसीलिए। गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हो गया। परफॉर्म इंटरनल ऑडिट चेक, सर PIC, सी से चेक, परफॉर्म करेंगे ऑडिट चेक। तो ऑडिट प्लानिंग शुड बी परफॉर्म्ड एज पर SIA 6, SIA 5।
5 होता है सैम्पलिंग का, 6 होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। अब हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट चेक्स, तो ऑडिट शुड बी परफॉर्म, तो क्या ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, तो SIA 6 के हिसाब से करेगा, और सैंपल सेलेक्ट करेगा SIA 5 जो इंटरनल ऑडिट की सैम्पलिंग की बात करता है उसके हिसाब से सैम्पलिंग करेगा। तो सर जो भी एविडेंस वो कलेक्ट करता है वो एडिक्वेट एविडेंस उसको कलेक्ट करने मस्ट बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एज पर इंटरनल ऑडिट एविडेंस SIA 320। सर स्टैंडर्ड के बस नाम दिए, 230 अपन ने पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन का, यहाँ पे 320 दिया है, मतलब सर इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए, रिव्यू और सुपरविजन होना चाहिए ऑडिट असाइनमेंट का। तो सर सुनो मेरी बात, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लिखा है, सैम्पलिंग होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट एविडेंस आपको कलेक्ट करके स्टोर करना चाहिए, उसका काम का रिव्यू और सुपरविजन होना चाहिए, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SIA स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 330 के हिसाब से होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड हमें नहीं पढ़ने। तो SIA 5 लिख दोगे, सैम्पलिंग 6 लिख दोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे 320 में एविडेंस, 330 में उसका 330 में उसका डॉक्यूमेंटेशन, और 350 में उसका रिव्यू। सर सुनो, 320 में आप इंटरनल ऑडिट एविडेंस ले लेना, 330 में डॉक्यूमेंटेशन कर लेना, और 350 में रिव्यू कर लेना। ये आप लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगा के टाइम वेस्ट मत करना। सर आपने क्या किया, परफॉर्म ऑडिट चेक्स, उसके बाद रिपोर्ट करोगे तो ड्राफ्ट इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट बनेगी, तो प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, जिसमें आप इश्यूज डालोगे। क्या क्या चीजें डालोगे सर, जो कौन सा बिजनेस प्रोसेस, कौन सा एरिया का कौन सा फंक्शन रिव्यू किया। अगर आपने HR की ऑडिट किया तो बताओ सर ये HR की ऑडिट किया, बिजनेस कौन सा बिजनेस प्रोसेस, कौन सा फंक्शन आपने रिव्यू किया वो लिखो, ऑडिट कवरेज क्या है, और क्या क्या चीजें आपने एक्सक्लूड की, कौन सा पीरियड कवर किया, कौन सा साल का आपने ये इंटरनल ऑडिट किया। जो जो आपको डिटेल इशू मिले हैं उसको समरी में प्रेजेंट करो, समरी अलोंग विद द डिटेल इशू। पहले आप समरी करो और विद डिटेल इशू, समरी भी दो और डिटेल इश्यूज भी दो, और उनका इंप्लीकेशन, मतलब रिस्क रेटिंग हाई है कि मीडियम है, या फिर उसके ज़्यादा क्या लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, तो ये सारी आपको बतानी है। और रिकमेंडेशन मतलब आप अपने सजेशंस दोगे, रिकमेंड करोगे। और आप देखो फॉलो अप भी कर लेना कि प्रीवियसली जो भी पॉइंट्स गए हैं उनकी आज स्टेटस क्या है। तो रिव्यू स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन बाई मैनेजमेंट अगेंस्ट द एक्शंस एग्रीड ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट। प्रीवियस इंटरनल ऑडिट हुई होगी, उसमें भी कुछ एक्शंस एग्रीड हुए होंगे, मतलब मैनेजमेंट ने एग्री किया होगा ना हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। तो स्टेटस ऑफ द एक्शन टेकन बाई मैनेजमेंट अगेंस्ट द एक्शन जो एग्री हुए हैं पिछली वाली ऑडिट पे, और रिपोर्ट कर दो स्टेटस। अगली वाली रिपोर्ट में फॉलो अप पॉइंट्स देंगे, मतलब जो जो पुराने वाले फॉलो अप पॉइंट्स थे उन्होंने उस पर काम किया कि नहीं किया। पिछले साल के पॉइंट्स है, 7 इश्यूज है, उसमें से 2 इंप्लीमेंट हो गए हैं, 5 इंप्लीमेंटेड नहीं हुए। सबकी की इश्यूज, उनके कमेंट्स और आज की स्टेटस क्या है, ऐसे फॉलो अप रिपोर्ट बनती है जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने क्लास में। वापस दिखा दी अगर आपको कहीं भूलने की बीमारी हो तो सर कौन से हाई इंप्लॉय एट्रिशन रेट के फैक्टर्स बताओ। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इंप्लॉय एट्रिशन रेट, इंप्लॉय आता पर रुकता नहीं, जाता ही जाता। तो सर इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस देखो, वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं है, उसका जो सीनियर है उसके साथ ढंग से बिहेवियर नहीं कर रहा, तो अनबिहेवियरेबल बिहेवियर ऑफ सीनियर स्टाफ। सेफ्टी फैक्टर, गोली चलती बारूद फेंकते हैं, मतलब वहाँ पे सेफ्टी फैक्टर्स नहीं है, सेफ्टी को अगर कंसिडर करें। मैनेजमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल नहीं है, गलत है, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। और प्रमोशन की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। आपको एक क्लाइंट पे भेज दिया, 10 साल वहीं पे रहोगे, आपको कोई आप कुछ अलग चीज सीख नहीं पाओगे, तो प्रमोशन की भी आपको कोई वहाँ पे नहीं है, नॉलेज की भी नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज कम है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर दी प्रमोशन। पैसा भी कम दे रहे हैं सर, लो मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम है ही नहीं इनके पास, और ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे जितने ये काम करने के लिए होने चाहिए वो है ही नहीं। तो वेदर क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर्ली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस बंदे हैं फॉर वेरियस लेवल ऑफ वर्क। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय आता है लेकिन चला जाता है, रुकता नहीं है। तो क्या है, जॉब स्ट्रेस, वर्क लाइफ का क्या इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है उसमें, सीनियर का स्टाफ सही, सीनियर स्टाफ का बिहेवियर आपके प्रति ठीक नहीं है, सेफ्टी फैक्टर्स नहीं है, पॉलिसीज जो बनाई है मैनेजमेंट ने गलत है, आपके लिए कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसों की बात करें तो लो मॉनेटरी बेनिफिट्स है, वेलफेयर स्कीम नहीं है, और सही से क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे हैं क्या, ये चेक करो। इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी बताओ, खामियां क्या है। क्वालिटी मतलब उसको क्या क्या है, उसकी क्वालिटीज है, खामियां नहीं है भाई, खामियां तो कमियां होती है, क्वालिटी, क्वालिटी क्या क्या उसमें है, क्या क्या चीजें में उसको आनी चाहिए इंटरनल ऑडिट वो कर सके। तो इंटरनल ऑडिट की क्वालिटीज बताओ सर, उसकी पावर बताओ, मतलब पावर नहीं, उसकी ताकत बताओ, उसको क्या क्या चीजों का आना चाहिए, किस किस चीज का नॉलेज होना है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी है, वेरी सिंपल टॉपिक है ना। तो सर सुनो, उसको स्पेशल एक्सपर्टीज होना चाहिए, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का उसके पास नॉलेज होना चाहिए सर, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर उसके पास अकाउंट और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है तो वो क्या करेगा, अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के जो कंट्रोल है उनको इवेल्युएट कर पाएगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए। तो उसके पास अकाउंट और फाइनेंस का एक्सपर्टीज होना चाहिए। उसके बाद में उसको स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। तो सर आपको उसको इंटरनल कंट्रोल
की ऑडिट करने आया है तो उसके पास अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का एक्सपर्टीज होना चाहिए जिससे वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा। उसके पास स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिससे वो इवेल्युएट कर ले मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स। उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर, दो चीज़ का देखो, बेसिक नॉलेज दो टॉपिक है। बेसिक नॉलेज में बोला एक तो टेक्नोलॉजी का उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस जो ये इंटरप्राइज कर रहा है उसको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस का उसको ये धंधे में क्या चल रहा है, कॉमर्शियल प्रैक्टिस मतलब इस बिजनेस में कॉमर्शियली क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही है, तो धंधे का नॉलेज होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का भी उसको पता होना चाहिए। कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस ऑफ एंटरप्राइज टू इवेल्युएट दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में बेसिक नॉलेज किसका होना चाहिए, कॉमर्स का, लॉ का, टैक्स का, कॉस्ट का, अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक का, क्वांटिटेटिव मेथड्स का, एडीपी सिस्टम का। मैंने बहुत सारा ज्यादा बोल दिया ना, टेंशन मत लो। कॉमर्स के बच्चे लॉ, टैक्स, कॉस्ट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ईडीपी सिस्टम। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब मैथ्स जो सीपीटी में पढ़े, ईडीपी सिस्टम जो आपके इंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो अपन पढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट के अलावा आप देखो कॉमर्स लिख दिया, लॉ लिख दिया, टैक्स लिख दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दिया, इकोनॉमिक्स लिख दिया, तो जो सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वही लिखा है ना। तो आपके पास अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का क्या होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए। आपके पास स्पेशल एक्सपर्टीज होना चाहिए जिससे आप इवेल्युएट कर लो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल। उसके बाद में आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस का। उसके बाद बेसिक नॉलेज सारा लिख दो, कॉमर्स का, लॉ का, टैक्स का, अकाउंट्स का, सर ईडीपी का, क्वांटिटेटिव मेथड्स का, मैथ्स का, सारा लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको इंटरनल ऑडिट करना है तो लोगों से कैसे डील करना है ये तो आपको आना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, आल्सो एबिलिटी टू डील विद पीपल, लोगों को साथ कैसे डील करना आपको आना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको याद ही करा दिए हैं। अब ये लिख के आना कि स्पेशल एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक तो उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए क्या, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और उसके बाद स्पेशल एक्सपर्ट होना चाहिए वो क्या, सर मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट कर ले, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल से देख ले। उसके बाद में बेसिक नॉलेज 2 चीज का, और सर उसको लोगों के साथ डील करना आना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। वेरी सिंपल। और सर इंटरनल ऑडिट एक मैनेजमेंट फंक्शन है क्या, हाँ सर ये एक मैनेजमेंट से जुड़ा है क्योंकि ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े थे सर, मैं अपने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में चैप्टर में अपन ने पढ़े थे सर, अगर आप लोग को याद होगा। सीबीएसई वाले बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज आर कंडक्टेड इन सच मैनर। टॉपिक समझ में है ना कि इंटरनल ऑडिट को भी मैनेजमेंट फंक्शंस की तरह देखा जाता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, पहले ये देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें अफेयर्स ऑफ द इंटरप्राइज, किस हिसाब से ये इंटरप्राइज काम कर रहा है, तो अफेयर्स ऑफ इंटरप्राइज आर कंडक्टेड इन सच मैनर्स कि वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अटेन कर ले, कैसे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करके। किस चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा सर, रिसोर्सेज का, बेस्ट कॉम्बिनेशन में उसका सही मात्रा में ऑप्टिमम यूटिलाइज करके अपने रिसोर्सेज को, अपना ऑब्जेक्टिव क्या करे, अचीव कर ले। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय which affairs of an enterprise are conducted in such a manner that its goals and objectives are attained through optimum utilization of resources। मैनेजमेंट फंक्शंस में 5 चीजें इंक्लूड होती है, अगर आपको पता है, जनरल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक चैप्टर था बचपन में, मतलब 12th में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे मैंने आपको ये कटवा दिया था, ये काट देना, फर्स्ट 5 कर देना। तो जो सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडिंग है, मतलब स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को इन्होंने लीडिंग लिख दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड लीडिंग आर क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स टू क्रिएट एंड ग्रो द स्टेक होल्डर वेल्थ। जो सर पहले 4 है वो किस पर फोकस कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को, वेल्थ को कैसे बढ़ाना है। लेकिन कंट्रोल पर किस पे बात कर रहा है कि सर इसको प्रिजर्व कैसे करना है। सर पहले वाले 4 पर वेल्थ को कैसे बढ़ाना है स्टेक होल्डर्स के, उसको कैसे क्रिएट और ग्रो करना है, उस पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडिंग लिख दिया है, वो ऊपर डायरेक्टिंग लिखा है। तो सर ये सारी गलतियां मैंने नहीं सुधारने बेटा, जो आईसीए ने लिखा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, तो सर ये 4 चीजें क्या है सर, किस पे फोकस करती है, टू क्रिएट एंड ग्रो स्टेक होल्डर वेल्थ, और कंट्रोलिंग जो ग्रो कर लिया, जो क्रिएट कर लिया उसको बचा लें, उसको प्रिजर्व कर लें, वो उस पर बात करती है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का ज्ञान दिया। उसके बाद इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन लिख दी जो आपको पढ़ा चुका। फिर उसके बाद में बोला इंटरनल ऑडिट क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग फंक्शन से, इसको कंट्रोलिंग से लिंक कर दिया। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग फंक्शन, इसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई गैप्स ढूंढते हो, एरियाज ढूंढते हो जिसमें वीकनेस हो, और उस पर मिटिगेटिंग स्टेप्स, रूट कॉज फाइंड करके लेते हो। ये लिखा है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बोलता हूँ जो लिखा हुआ होता है। इंटरनल ऑडिट इज सीन एज ए इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपका ये पूरा का पूरा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ये वाला, लेकिन पानी पीने के बाद।
इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ते हैं सर। इंटरनल ऑडिट जो रिपोर्ट होती है, 2 स्टेजेस में रिपोर्ट इश्यू होती है। जो भी आपने ऑडिट किया उसकी रिपोर्टिंग तो करोगे ना। जैसे ही असाइनमेंट कंप्लीट हो आप रिपोर्ट कर दो, जैसे ही असाइनमेंट खत्म हो आप रिपोर्ट कर दो, मतलब एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट आप रिपोर्टिंग कर दो। जिस स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन या पार्ट ऑफ एंटिटी की आपने ऑडिट की है, उसमें आपको कुछ की ऑब्जर्वेशंस मिले होंगे, वो आप क्या कर दो, रिपोर्ट कर दो। सर जैसे आपने क्या ऑडिट किया सर, एचआर का ऑडिट किया, जैसे आपने सेल्स का ऑडिट किया, आपने प्रोडक्शन का ऑडिट किया, तो वो आप रिपोर्ट कर दो। तो इसमें क्या है, रिपोर्ट कवरिंग ए स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और पार्ट ऑफ एंटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर हाइलाइटिंग द की ऑब्जर्वेशन। इसमें एक चीज और है सर, इस वाली रिपोर्ट जो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट कंप्लीट हो आप रिपोर्ट कर दो। तो इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना कि आपको जब ये रिपोर्ट इशू करो, इसमें डिटेल्स बता देना किस मैनर में आपने असाइनमेंट कंडक्ट किया, किस मैनर में आपने ये ऑडिट कंडक्ट किया, किस मैनर में आपने ये असाइनमेंट कंडक्ट किया, ऑडिट किए। तो आप क्या करोगे, वो उसकी डिटेल्स भी आप बता दोगे, इस रिपोर्ट में उसकी डिटेल्स भी बता दोगे। रिपोर्ट ऑडिटी को इशू होगी और उसमें ये कॉपीज, जो रिपोर्ट की कॉपीज है वो लोकल या एग्जीक्यूटिव, जो लोकल या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है उसके साथ शेयर कर देना, कोई दिक्कत। सर दूसरा क्या, पीरियडिक बेसिस पे, जैसे ही आपका क्लोज प्लान पीरियड, कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज। सुनो सर, इसमें क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है ऑन ए पीरियडिक बेसिस, मतलब क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है जनरली, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग किसको होती है, सच रिपोर्टिंग इज जनरली डन ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड टू ऑडिट कमेटी। किसके पास जाती है, ऑडिट कमेटी के पास जाती है। सुनो, जो आपका चीफ इंटरनल ऑडिट होता है ना, एक प्लान पीरियड बनाता है। जो आपका चीफ इंटरनल ऑडिटर होता है वो एक प्लान बनाता है कि ये सारी एक्टिविटीज इस क्वार्टर में कवर करेंगे, और क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है। यही है पीरियडिक बेसिस पर, यही मैं जो बोला है वही लिखा है, आप पढ़ लो, वही सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट क्या है, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट इशू करोगे तो ओवरव्यू देखो क्या क्या उसमें एलिमेंट्स दोगे। पहले ये सुनो क्या क्या एलिमेंट्स है, मतलब उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक ओवरव्यू दो, ओवरव्यू क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, क्या अप्रोच है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आप इसका एम क्या है आपको ये इंटरनल ऑडिट करने का, स्कोप मतलब क्या आपका कवरेज क्या है, आपका अप्रोच क्या था, आपने कैसे कैसे ये ऑडिट कंडक्ट की, तो उन सबका ओवरव्यू दे दो। दूसरा ये बता दो कि ये जो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट हुई है वो एज पर SIA स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट हुई है, ये तो उसी के हिसाब से होगी। सर ऑब्जर्वेशन मिली तो एक एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन बता दो। सर जो ऑब्जर्वेशन मिली तो उस पर कुछ एक्शन रिक्वायर्ड तो चाहिए होगा ना, तो समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन भी बता दो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एश्योरेंस इसमें आप दे रहे हो तो वो अगर नेचर ऑफ एश्योरेंस भी आप इस ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये सारे की एलिमेंट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के। ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच, फैक्ट दैट इंटरनल ऑडिट वाज कंडक्टेड एज पर SIA, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शंस अगर कोई रिक्वायर्ड है, अगर किसी प्रकार का कोई भी एश्योरेंस गया है तो नेचर ऑफ एश्योरेंस भी आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर इंटरनल ऑडिट प्लान बनाना जरूरी है, तो इसमें कोई अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन बनानी पड़ेगी। तो इंश्योर करो कि अप्रोप्रिएट ऑडिट कंसिडरेशन इज मेड एंड एडिक्वेट बैलेंस इज इंश्योर टू दी फॉलोइंग। जब आप इंटरनल ऑडिट प्लान बनाओ तो इसे इन चीजों का अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन करना और एडिक्वेट बैलेंस इंश्योर्ड होना चाहिए इन सारी चीजों में। तो इंटरनल ऑडिट प्लान बनाते समय ये 5 चीजें ध्यान रखना कि इसमें आपको अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन मतलब इन 4-5 चीजों को कंसिडर करना, इनके बीच में बैलेंस रखना, ठीक है। क्या रिस्क है उस बिजनेस प्रोसेस में, आप किसी भी बिजनेस प्रोसेस मतलब सेल्स वाले कोई एरिया की ऑडिट कर रहे हो तो उसके अंदर सेल्स एरिया एक एग्जांपल है, ठीक है। जो जिस भी बिजनेस प्रोसेस की आप ऑडिट कर रहे हो उसमें रिस्क क्या है, ये ऑडिट करने से क्या वैल्यू मिलेगी, इंटरनल ऑडिट करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या वैल्यू मिलेगी, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मेरे एफर्ट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर कंडक्टिंग ऑडिट फॉर अ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट या फॉर पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। रिस्क एपेटाइट, उनका रिस्क लेने का कितना एपेटाइट है, कितनी ताकत है, कितनी वो उनकी कैपेसिटी है, तो रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और कवरेज करने सारे ऑडिटेबल एरियाज विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम। तो जब सर आप इंटरनल ऑडिट प्लान बनाओगे क्या 5 चीज कंसिडर करोगे, रिस्क कितना खतरा, वैल्यू आपके एफर्ट्स, रिस्क एपेटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर उस बिजनेस प्रोसेस की ऑडिट कर रहे हो उसमें रिस्क, आप ऑडिट कर रहे हो क्या वैल्यू, आपके एफर्ट्स क्या है और रिस्क एपेटाइट क्या है, और सारे एरियाज का कवरेज होना चाहिए, यही 5 चीजें कंसिडर करना। अब देखो सर, आप जो ये ऑडिट करते हो रिपोर्ट, मैंने आपको रिपोर्ट इसमें पूरी क्लास में दिखा दी थी सर, उसमें क्या जाता है सर, उसमें स्कोप, ओवरव्यू, एग्जीक्यूटिव समरी, डिटेल ऑब्जर्वेशन, फॉलो अप जाता है सर। उसके बाद में स्कोप में हमने HR ऑडिट में सारा स्कोप डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल था HR ऑडिट का, इसमें डिटेल ऑब्जर्वेशन थी, हमने एक ऑब्जर्वेशन दी, उसमें हम लोग ने रिकमेंडेशन दिया, उसका इम्प्लीकेशन हाई होगा मीडियम होगा, इम्प्लीकेशन मतलब रिस्क रेटिंग, ठीक है। तो ये हाई है, मीडियम है। सर मैनेजमेंट के कमेंट्स लेंगे, फॉलो अप समरी बनाएंगे, जो पुराने पॉइंट्स थे उनका क्या स्टेटस है, तो ऐसी पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट जाती है किसकी, इंटरनल ऑडिट की। तो सर आपको क्वेश्चन पूछा गया है
कि कंटेंट और फॉर्मेट क्या होगा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का। तो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट कोई मैंडेटरी फॉर्मेट नहीं देता, क्या कहता है सर, डज नॉट मैंडेट एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट या लिस्ट ऑफ कंटेंट की ये होना चाहिए। बट सर क्या है, अगर कोई भी लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड हो रहा है आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, तो SIA स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 380 इशूइंग एश्योरेंस रिपोर्ट में वो कहता है कि एक टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर स्कोप अपन ने पढ़ा, जब आपने HR ऑडिट करोगे तो उसमें क्या क्या कवरेज होता है। सर कौन सा ऑडिट पीरियड कवर किया ये तो बताओगे ना। एग्जीक्यूटिव समरी दोगे कि ये सारे पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशंस दोगे, जो क्रिटिकल फाइंडिंग्स है उसकी समरी दोगे, उसके बाद में आप डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स जो आपको मिली डिटेल ऑब्जर्वेशन बनाओगे, उसका इंपैक्ट क्या है, रूट कॉज क्या है वो भी बताओगे सर। रेटिंग दोगे, हाई मीडियम लो, ऑडिट रिकमेंडेशन दोगे, और रेस्पॉन्स जो मैनेजमेंट के कमेंट्स आए वो भी आप इसमें डालोगे। तो ये पूरा रिपोर्ट का क्या होना चाहिए, की एलिमेंट्स, की कंटेंट, ठीक है। की कंटेंट अगर आपसे पूछे, कंटेंट एंड फॉर्मेट पूछे, या टिपिकल ऑडिट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट क्या है, तो ये लिखना, ऑडिट स्कोप, पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, फॉलो अप वाली चीजें, और क्या है सर इसके बाद में क्रिटिकल फाइंडिंग अगर कुछ मिली तो आपको उसकी समरी, रेस्पॉन्स क्या रिसीव हुआ, ऑडिट रिकमेंडेशन और रेटिंग हाई मीडियम जो भी है। और अगर आपको एलिमेंट्स पूछ ले तो सर आपको ओवरव्यू देना है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच का, फैक्ट की इंटरनल ऑडिट एज पर SIA कंडक्ट हुई है, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन देना, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शंस, और नेचर ऑफ एश्योरेंस किसी प्रकार का गया है तो फॉलो अप, मतलब जैसे आपने वो नीचे वाला प्रेजेंटेशन में देखा कि आपके इतने सारे पॉइंट्स थे, वापस देख लो यार, रिवीजन में नहीं हो पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ पिछले साल के अपन के ऑडिट के इश्यूज थे, ठीक है। अब की बार इसका क्या स्टेटस है, क्या आज स्टेटस है, आज मैनेजमेंट इस पे क्या कंप्लीट अपने कमेंट्स देता है, उसके बाद में आप ये बता दो कितने जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें कितनी इंप्लीमेंट हो गई, कितनी पार्शली इंप्लीमेंटेड है, कितनी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, ये सारी चीजें हम अपन फॉलो अप रिपोर्ट में बता देंगे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। किसी ने इंटरनल ऑडिट किया होगा ना तो उसको ये सारी चीजों में इतना कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं है। तो एज पर SIA स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट 390, अगर आपको स्टैंडर्ड याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट 390, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज। सर सुनो, फॉलोअप क्या है, प्रायर ऑडिट इश्यू का आज क्या स्टेटस है, यही तो कब से चिल्ला रहा हूँ। तो यही देखना है इसमें। रिस्पॉन्सिबल सर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ये सारे चीजों को क्लोज करे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इन एक्शंस को इंप्लीमेंट करने की मैनेजमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की पास। अपनी क्या है, अपने को एक एक्शन रेस्पॉन्सिव हमारी मतलब इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाए, ATR। क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट, प्रीवियस ऑडिट जो आपने की थी उसका एक्शन टेकन। अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया रीजनेबल टाइम फ्रेम में, जो जो आपने ऑडिट ऑब्जर्वेशन दी थी, तो क्या करेंगे मैनेजमेंट की अटेंशन की, मैनेजमेंट देख अभी तक कुछ नहीं हुआ है। टिपिकल एक्शन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें देंगे, रेफरेंस देंगे प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग का, सर रेफरेंस टू प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एक्शन क्या एग्री हुआ था वो भी बताएंगे, विद द टारगेट डेट, भैया टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट थी वो भी बताएंगे, स्टेटस क्या आज उस अगर उसने इंप्लीमेंट किया है, नॉट इंप्लीमेंट किया, एक टेबल बनाई ना, तो स्टेटस ऑफ एक्शन, रेजिडुअल रिस्क एंड रेटिंग, अगर उसमें अभी भी कुछ रिस्क बता, फॉर एग्जांपल उसने अभी तक कोई अनइम्प्लीमेंटेड एक्शन है, ठीक है, उसको अपन ने ऑब्जर्वेशन दी, उसने पूरी इंप्लीमेंट नहीं की, मतलब अनइम्प्लीमेंटेड है, तो आज उसका रेजिडुअल रिस्क और आज उसकी रेटिंग क्या है ये भी बता दो। ऑडिट फाइंडिंग्स जो इंप्लीमेंट नहीं हुई है, या फिर कोई भी क्रिटिकल ऑडिट फाइंडिंग है जिसमें इमीडिएट एक्शन लेना है, तो ये सारी चीजें अपने को बतानी है। वेरी सिंपल। क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एक एक्सटर्नल ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो काम इवेल्युएट करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के। सर इंटरनल ऑडिटर के काम को इवेल्युएट कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि उसको यूज करना होता है वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। तो सर एज पर SA 610 यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जब एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करेगा इंटरनल ऑडिटर का काम का, तो उसको देखना है, कुछ एस्पेक्ट्स कंसीडर करने हैं जब वो इवेल्युएट करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, और उसके बाद ही यूज करेगा इंटरनल ऑडिटर के काम को, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर करेगा, सर वो मेरा दोस्त ही है, वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो मैं उसका दोस्ती ही देखूंगा, DOST, ड्यू प्रोफेशनल केयर, कि ये इंटरनल ऑडिट जो कंडक्ट हुई है, जो वर्क था, जो इंटरनल ऑडिट का काम जो उन्होंने प्रॉपर्ली प्लान था, सुपरवाइज था, रिव्यू था और डॉक्यूमेंटेड था, मतलब उसने ड्यू प्रोफेशनल केयर के हिसाब से काम किया, तो मैं ये चीज कंसीडर करूंगा और ये चीज इवेल्युएट करूंगा। सर डी से हो गया सर ड्यू प्रोफेशनल केयर, और से ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस सपोर्ट करता है ना ऑब्जेक्टिविटी को, मतलब उसमें हम पर कोई कंस्ट्रेंट्स लगाए, हम पर मतलब क्या इंटरनल ऑडिटर पे ये लोग कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या इंटरनल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, आउटसाइड एजेंसी करती है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उनका, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है वो कंसीडर करेंगे, वेदर द इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय आउटसाइड एजेंसी या फिर इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय ऑडिट डिपार्टमेंट विद इन द एंटिटी इटसेल्फ। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट को करता है, क्या कोई कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन कुछ भी है तो उसको इवेल्युएट करेंगे, सारी चीजें वही है जो मैंने बोली। एस से क्या, स्कोप ऑफ फंक्शन, सर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, असर्टेन करेगा नेचर एंड डेप्थ ऑफ द कवरेज ऑफ द असाइनमेंट विच इंटरनल ऑडिटर, सर वो क्या करता है, देखो किस नेचर मतलब क्या क्या टाइप का वो, मतलब जब वो ऑडिट कर रहा है कोई भी एरिया, तो क्या कौन से नेचर है उसका, कौन से टाइप है, मतलब
जो असाइनमेंट वो कंडक्ट कर रहा है, और डेप्थ मतलब वो कितना अंदर तक जाके देख रहा है, वो मतलब जो भी वो ऑडिट कर रहा है तो उसका स्कोप देखेंगे, और ये स्कोप से हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि इसका काम यूज करना है कि नहीं करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या है, स्कोप ऑफ द फंक्शन। 3 से टेक्निकल कंपिटेंस, सर उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजों को रिव्यू करेंगे, उसने एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग ली है ना, और उसकी प्रोफिशिएंसी देखेंगे। ये दोस्त में DOST, ड्यू प्रोफेशनल केयर, O से ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, S से स्कोप ऑफ फंक्शन, T से टेक्निकल कंपिटेंस आए तो 4 नंबर। ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा। अगर आप स्टडी मैट में देखोगे नोट्स में नहीं, आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन में मिलेगा, पर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती, मेरी सारी चीजें एक जगह ही मिलेगी आपको। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिट, इनका रिश्ता क्या है सर, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर का रिश्ता क्या है सर। पहले स्कोप पे लेट गया, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिश्ते में बताएगा कि क्या रिश्ता है, बट पहले ये इन्होंने आलतू फालतू बातें की है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है सर, डिपेंड होगा साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी और द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स मैनेजमेंट। सर जो स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट का, वो डिपेंड किस पर करता है, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी पर डिपेंड करता है, और रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आप जब ऑपरेट कर रहे हो इन एरियाज में तो बहुत सारी जगह ओवरलैप होगा सर। इंटरनल ऑडिटर भी ऑडिट करना है, वो भी एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, और एक्सटर्नल ऑडिटर तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखता है। तो सर क्या है, इनके वर्क में ओवरलैप तो होगा, वो तो कोई टेंशन, मतलब वो तो कोई ऐसा झूठ नहीं बोल सकते ना उस पर, तो मतलब ये तो ओवरलैप होना ही होना है, क्योंकि उनके एरियाज सेम होते हैं। वो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, इंटरनल भी देखता है, एक्सटर्नल भी देखता है। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड है, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड होता है, और जब ये ऑपरेट करते हैं इन एरियाज पे तो देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैप। तो ये तो कोई मतलब सच्चाई है, साफ दिखती बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। जो इंटरनल ऑडिटर का काम करता है, तो वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर हैज इंपॉर्टेंट बियरिंग, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है सर, इंपॉर्टेंट बियरिंग है उसका, किस पर, जो वर्क परफॉर्म करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। The work performed by statutory auditor as evaluation done by internal audit in respect of internal control, reliability of financial information, verification of assets is also required to be done by external auditor। तो ये सारे काम एक्सटर्नल ऑडिटर भी करेगा, जैसे कि सर इंटरनल कंट्रोल को देखना, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स को देखना। तो ये सारे जो वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर है उसका इंपॉर्टेंट बियरिंग, उसका प्रभाव है, उसका काम में उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें वो भी देखेगा। कौन देखता है, वो इंटरनल ऑडिटर भी देखता है, और वही सारा काम एक्सटर्नल ऑडिटर को भी देखना है। सारा मतलब जो यहाँ पर ने पढ़ा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। सर सेक्शन 138 किस पर बात करता है, एज पर सेक्शन 138 ऑडिट कमेटी या BOD इनको क्या करना पड़ेगा सर, विद इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा स्कोप, क्या क्या कवर करेंगे, फंक्शनिंग सर क्या कौन से पीरियड की ऑडिट करेंगे, कौन से मेथड लगा के कंडक्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट। सर सुनो मेरी बात, अपन ने क्या पढ़ा सर, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर पढ़ा। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर में अपन ने 3 पढ़े। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिपेंड होता है किस पर सर, एंटिटी और उसके रिक्वायरमेंट पर, उसकी साइज पे, उसके स्ट्रक्चर पे, और इन दोनों के काम के बीच में ओवरलैप होता है। जो वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर है उसका इंपॉर्टेंट बियरिंग होता है किस पर, जो वर्क परफॉर्म करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि वो भी वही चेक करता है, उसको भी यही चीजें इवेल्युएट करनी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करना है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इवेल्युएट करना है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एक्सटर्नल ऑडिटर को इवेल्युएट करना है। सेक्शन 138 क्या कहता है सर, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पे ऑडिट कमेटी है वहां पे ऑडिट कमेटी, जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं होती वहां पे होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर के कंसल्टेशन के साथ फॉर्मुलेट करेंगे कि क्या क्या चीजें कवर करेंगे, स्कोप क्या कौन सा पीरियड कवर करेंगे, कौन सा फंक्शनिंग है, कौन से मेथड्स लगाएंगे टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। सर एग्जामिन करना है सर, एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी तो एग्जामिन करना है कि स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय इंटरनल ऑडिटर। सर उसका स्कोप देखेगा, उसने जो काम किया उसका इफेक्टिवनेस देखेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक्सटेंड ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटेड बाय, कितना इंडिपेंडेंस दिखाता है बाय इंटरनल ऑडिटर इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एंड हिज स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। किस चीज के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट हुई है वो सही से हुई, इफेक्टिव हुई है, तो उसके लिए उसका इंटरनल ऑडिटर का इंडिपेंडेंस भी तो देखेगा। तो क्या कितना एक्सटेंड तक इंडिपेंडेंस एग्जिबिट किया, कितना दिखा है इंडिपेंडेंस जब उसने अपने ड्यूटीज और जो डिस्चार्ज किया इंटरनल ऑडिटर ने, तो ये सारी चीजें चेक करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। इवेल्युएट करना है आपको क्या सर, जब एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। सुनो सर, कंप्लायंस प्रोसीजर्स और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स टेस्ट ऑफ डिटेल करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, कंप्लायंस देखेगा। तो जब ये सारे चीजों का नेचर, कंप्लायंस और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट उसको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए इवेल्युएट करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को।
तो आप इसमें से 4 चीजें भी लिख के आओगे तो आपको पूरा मिलेगा। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूरा मार्क्स मिलेगा। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पे लिखना वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर, सेक्शन 138 की बात लिख देना। एग्जामिन करेगा क्या, कौन एग्जामिन करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एग्जामिन करेगा सर। इंडिपेंडेंस का पॉइंट हो गया। और इवेल्युएट करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को टू डिटरमाइन एनटी। ऑडिट ट्रेल लास्ट टॉपिक और अपना ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, इसका रिवीजन कंप्लीट। सर ऑडिट ट्रेल क्या है सर, मैंने आपको बताया कोई ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बैलेंस शीट में दिखता है तो उसका पूरा ट्रैक करना है अपने को। सर विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस, इधर आओ। अपन ने कोई परचेज गुड्स किया, पीओ बनाए, इनवॉइस बनाई, मटेरियल रिसिप्ट बनाया, बिल्टी आई, वेंडर की इनवॉइस हुई, पेमेंट हुआ, बुक में उसका सर रिकॉर्ड हुआ, लेजर में गया, ट्रायल बैलेंस में गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ दिख रहा होगा उसके रिलेटेड, दिख रहा होगा ना, परचेज में उसका आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें अब मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको पूरा ट्रेस करना है कि इसका सोर्स क्या है। तो उसके लिए क्या चलता है सर, उसके लिए चलता है ऑडिट ट्रेल। इधर आओ। विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस इनेबलिंग वन टू ट्रेस इंफॉर्मेशन जो कंटेंट है, कंटेंट इन स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स बैक टू दी ओरिजिनल। जो स्टेटमेंट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जो रिपोर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, उसको अपन ट्रेस करेंगे ओरिजिनल इनपुट सोर्स से कि ये इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है, तो इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। इसमें एडिट लॉग्स के बारे में भी बात की है सर। लॉग्स क्या होते हैं, जो रिकॉर्ड्स आप उसमें क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ चेंजेस, लॉग्स बन जाता है। अगर आप कोई रिकॉर्ड्स में चेंज करते हो तो रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस को अपन लॉग बोलते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस दैट हैव बीन मेड टू द डेटा, तो उसका लॉग बन जाएगा, वो अपना एडिट लॉग बन जाएगा। और ऑडिट ट्रेल में अपन उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर किसी चीज का लॉग मेंटेन है तो आप ये चेक कर सकते हो ना कि ये इन्फॉर्मेशन कहां कहां चेंज हुई, सर किसने ये इन्फॉर्मेशन, देखो एनी चेंज टू दी डेटा, अगर उसमें डेटा में कुछ भी चेंज हुआ है, कोई नया डेटा क्रिएट हुआ है, अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, तो आप ये सारी चीजें उस लॉग में मेंटेन होगी। वो उससे आप क्या करोगे सर, उससे आप ये ट्रैक कर लोगे, मतलब कि ये किसने ये चेंजेस किए, इधर देखो किसने ये चेंजेस किए, कौन ये चेंज करता है, उसका यूजर आईडी होगा, कब चेंज किए, डेट एंड टाइम, कौन सा डेटा चेंज किया था, मतलब डेटा, ट्रांजैक्शन, रेफरेंस, उसका सक्सेस फेलियर। तो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन है एज ऑडिट ट्रेल, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी कि कब, वेन मतलब किस डेट को, क्या टाइम था ये चेंजेस हुए, किसने ये चेंजेस किए और क्या क्या डेटा चेंज हुआ। ठीक है सर, आपको इस चीज पे ऑडिट ट्रेल का अगर आपका फीचर है, ऑडिट ट्रेल के बारे में बात करो तो उस पर इंटरनल कंट्रोल भी होने चाहिए। कंट्रोल इसलिए होने चाहिए कि देखो, कंट्रोल टू एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच मे बी रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड आर गिवन बिलो। तो ये कंट्रोल होने चाहिए कि ये जो ऑडिट ट्रेल का फीचर्स है वो डिसेबल्ड या डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। यूजर आईडीज है वो असाइन होनी चाहिए, यूजर्स आईडी सबकी बनी होगी, वो सबको इंडिविजुअल को असाइन हो जाएगी अगर, और ये यूजर आईडी एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं की जाएगी। अगर कोई भी चेंजेस होता है इन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल, वो ऑथराइज्ड होना चाहिए और लॉग्स उन सबका मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई एक्सेस करता है ऑडिट ट्रेल का तो एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल इज डिसेबल्ड। सबको एक्सेस तो नहीं दे सकते ना, वरना वो कुछ भी जाके चेंजेस कर देगा। तो एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल इज डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सेस लॉग आर मेंटेन। पीरियोडिक बैकअप लो ऑफ ऑडिट ट्रेल, सर उनका बैकअप लो और आर्काइव होना चाहिए, जो स्टैट्यूटरी पीरियड हमारा होता है उसके हिसाब से उसकी आर्काइवेबल पॉलिसी होनी चाहिए। तो सर इसमें अपने को चाहिए 4 पॉइंट। इधर आओ, ऑडिट ट्रेल पे 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें May 24 वाले एग्जाम में आया हुआ था। तो सर आप ए बी सी डी है, ये 4 लोग हैं, इनके बीच में यूजर आईडी असाइन होनी चाहिए। ये 4 लोग हैं, इनके बीच में यूजर आईडी असाइन होनी चाहिए। पहला ए से एक्सेस अगर आप उसको दोगे वो ऑथराइज होना चाहिए, और उसके बाद में पीरियोडिक बैकअप होना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट ट्रेल में हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए सर, वो ऑथराइज होना चाहिए और ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। ए से एक्सेस, बी से बैकअप, सी से जो भी चेंजेस है, डी से डिसेबल्ड। ये ए बी सी डी के बीच में आपने यूजर आईडी क्या कर दी, असाइन कर दी। मैंने आपको 5 पॉइंट याद करा दिया, आप ऐसे कैसे लिखना, आपको 4 से 5 पॉइंट मिल जाएंगे। आपका इंटरनल ऑडिट का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब अपन करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक पर आ जाओ।